हेलो दोस्तों, यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 जो वर्तमान में चल रही है। 17 अगस्त 2022 से उन्हीं प्रश्नों के आधार पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, जो 17 अगस्त 2022 से परीक्षा चल रही है उन्हीं प्रश्नों के आधार पर एक सीरीज लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का ये सेट। आज का पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा तथ्य सही है। बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। 4 तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों हमेशा असमान होते हैं। तो 4 में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए किरण यहाँ से आ रही है, ये किरण यहाँ से आएगी और इस सतह से टकराएगी और यहाँ से वापस लौट जाएगी। तो इसे क्या कहा जाता है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। इसे कहेंगे आपतित किरण कहेंगे, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित हो जाएगी और इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे, काल्पनिक रेखा अभिलंब जो इससे 90 डिग्री पर है इससे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण। ये जो होता है लंब से यहाँ तक जो बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, और जो इस तरफ बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये वाला थीटा और ये θ1 और θ2 दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। θ1 बराबर θ2, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसे कहेंगे आपतन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। इसमें क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या स्थिति सही होती है। ठीक है, तो दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है सन 2001, सन 2002, 2005 और 2003। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2005। 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। ये क्या हुआ था, 15 जून 2000 को इसको अनुमति प्रदान हुई थी। 15 जून 2005 को, ठीक है, अनुमति प्रदान हुई और ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। ठीक है, 5 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो गया। ये किस लिए होता है दोस्तों, ये जो है किसी भी नागरिक को किसी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो उसे प्राप्त करने का अधिकार हमें मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा सन टेम्पल को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। तो कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु, कोणार्क उड़ीसा, खजुराहो मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। निर्माण की बात करें तो निर्माण गंग वंश के तत्कालीन शासक नरसिंह देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सन जो है 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और एक बात, 1984 में इसको यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 1984, ये भी इंपोर्टेंट है, सेव याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1984 में। और ये जो है लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से जो है इसका निर्माण हुआ है, काले ग्रेनाइट से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, तो कितने डिग्री देशांतर घूमती है, पृथ्वी पर क्या है, 360 काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं और पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। हमें निकालना है 1 घंटे का, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 घंटे का निकल आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 15। सही आंसर हो जाएगा 1 घंटे का कितना निकल आएगा, सी 15, 15 घंटे। ठीक है, सॉरी 15 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो बताना है कि ग्राम पंचायत
का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक है, आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 48। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद, कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 40। 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, 32 की बात कर लें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और 78 की बात करें तो 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, हालांकि इतना जरूरी नहीं है। और अगला है 48, और 48 के बारे में जाने तो यह कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है भोपाल गैस त्रासदी हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? आंसर है फिनाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल MIC भी कहते हैं, मिक गैस भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये क्या हुआ था 2 से 3 दिसंबर की रात। ठीक है, 1984 डेट भी याद रखना है। 1984 में क्या हुआ था, 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी, उस कंपनी में एक विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का अचानक रिसाव हो गया, जिस कारण कई हज़ार लोग मारे गए, विषैली गैस से मर गए। ठीक है, तो यही इसी को कहा जाता है भोपाल गैस त्रासदी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राज्यों के राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। किसके उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काला बिल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन से बिल को काला कानून, काला कानून भी कहते हैं इसको। तो काला कानून किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है काला कानून? ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। ठीक है, ये काला कानून क्या है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। भारत में जो भारतीय नागरिकों द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उन आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लाई थी। ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को जो है बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे इसके तहत। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक कानून था, इसलिए इसको जो है काला कानून कहा गया था। ठीक है, पिट्स इंडिया की बात करें तो ये 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में, और ये ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री विलियम पिट जो थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साइनोकोबालामीन विटामिन का नाम है। तो साइनोकोबालामीन जो है किस विटामिन का नाम बताना है, किस विटामिन का नाम है? आंसर है विटामिन B2 या B5 या B12 या B6। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा B12। B12 को जो है साइनोकोबालामीन कहा जाता है। ठीक है, और B2 की बात कर लें तो राइबोफ्लोविन होता है, B5 पेंटाथेनिक अम्ल होता है और B6 पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता -0.5D है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो बहुत ही आसान होता है, फोकस दूरी निकाल ली है। ठीक है, 1/D होता है F = तो क्या हो जाएगा 1/0.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 5 कट के आ जाएगा 2। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2, माइनस में तो चल ही रहा था, तो आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। ठीक है, और ये स्टैचू यूनिटी क्या है, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित उनका एक स्टैचू है। ठीक है, इसका शिलान्यास या नींव की बात करें तो 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई थी और 25 अक्टूबर 2018 को जो है ये पूर्ण हो गया था, इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है, और करें 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो इसकी ऊंचाई भी याद रख लीजिएगा कितनी है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यदि फीट में देखेंगे तो 597 फीट हो जाएगा। ठीक है, मीटर में 182 मीटर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, किस नदी पर है सरदार सरोवर बांध ये बताना है, चंबल पे, बेतवा या नर्मदा। तो दोस्तों सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, नर्मदा नदी पर, ये गुजरात में नवगांव में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो पहले तो जान लीजिए दोस्त, दूरदृष्टि दोष में क्या हो जाता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। कहाँ की दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो निकट की वस्तुएं साफ देखने के लिए किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। आंसर दिया है 5 मई 1948, 5 मई 1972, 7 अप्रैल 1948 और 7 मई 1972। सही आंसर हमारा हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। बात कर लें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें जो है सदस्य देशों की बात करें तो लगभग 194 देश इसमें सदस्य देश हैं। ठीक है, 194 देश इसके सदस्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करें तो किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से, अनुसूची में संशोधन से या शिक्षा के मौलिक अधिकार से। तो इसका सही आंसर है शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2002 में। इसके अनुसार क्या हुआ था, इसमें 21 का जो है संविधान में जोड़ा गया था। इसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष, ये उम्र जरूर याद कर लीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार को जो है क्या करना पड़ेगा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इसी यही है शिक्षा के मौलिक अधिकार। और ये उम्र जरूर याद कर लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनके द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इनके प्रथम की बात कर लें तो प्रथम कौन थे, गुरु नानक देव। प्रथम थे गुरु नानक देव। और दूसरे की बात करें तो कौन थे, गुरु अंगद। दूसरे थे गुरु अंगद। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरे कौन थे, गुरु अमरदास। ठीक है, तीसरे थे अमरदास। और चौथे की बात करें तो चौथे कौन थे, रामदास। ठीक है, जो कि इन्हीं के दामाद थे, गुरु रामदास। ठीक है, अगले की बात करें रामदास। और 5वें जो है आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव। 5वें थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में डिटेल से जाने थोड़ा तो क्या है, और इसकी बात करें, इसको क्या और क्या कहा जाता है, हरमिंदर साहिब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हरमिंदर साहिब कहा जाता है इस मंदिर को। और इसकी नींव की बात करें तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, सूफी। इसकी नींव जो है ये भी याद कर लीजिएगा, सूफी संत मियाँ मीर। सूफी संत मियाँ मीर जो है इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, और इसकी निर्माण की बात करें तो फिर गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था, अभी बताया गया है। ठीक है, और यदि बात करें कि इस पर सोने की परत, पहले इस पर सोने की परत नहीं थी, तो इस पर सोने की परत किसके द्वारा चढ़वाई गई थी, सोने की परत महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है इनके द्वारा इस पर सोने की परत चढ़वाई गई थी। ठीक है, रणजीत सिंह द्वारा सोने की परत चढ़वाई गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है सिस्टोल एवं डायस्टोल किससे संबंधित है। तो सिस्टोल एवं डायस्टोल हीमोग्लोबिन, PCA या रक्तचाप। तो किससे संबंधित है, ये रक्तचाप से संबंधित है। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, इसके बारे में अगले में डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है DNA की इकाई है। DNA की इकाई है, DNA की क्या है, जीन। ऑप्शन क्या दिया है, सही आंसर है इसका जीन। जीन जो है DNA की इकाई है। ठीक है, जीन जो DNA की इकाई है, यही सही आंसर, सी आंसर, जीन DNA की इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध, ठीक है, बताना है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। और बात कर लें 1526 की तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक है, और 27 की बात कर लें तो ये 27 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। और 1529 की बात करें तो ये घाघरा का युद्ध है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज
की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किनके द्वारा की गई थी, ये बताना है किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, हॉल्डेन, विलियम हार्वे या रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण की खोज किनके द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा जो है खोज की गई थी। और बात कर लें रॉबर्ट ब्राउन, तो ये जो है कोशिका में केंद्रक तथा रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका की केंद्रक और केंद्रिका की खोज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक की बात कर लें तो ये किन के लिए जाने जाते हैं, ये कोशिका की खोज के लिए, कोशिका की खोज के लिए जाने जाते हैं। इनने जो कोशिका की खोज की थी, जो निर्जीव वाली कोशिका थी, निर्जीव थी, इनके ने खोज की थी। ठीक है, 1665 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ। तो भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ था, भारत में जीआई टैग लागू हुआ था, भारत में जीआई टैग आया था वैसे 1999 में, 1919 में आया था। और लागू कब हुआ था, 2003। ठीक है, 2003 में जो है जीआई टैग लागू किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम जीआई टैग की बात कर लें तो किसे मिला था, दार्जिलिंग की चाय को भारत में प्रथम जीआई टैग मिला था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपवर्तन का कारण नहीं है। तो अपवर्तन का कारण कौन सा नहीं है, देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं। आकाश में तारों का टिमटिमाना, तो ये तो अपवर्तन का कारण है। अगला है पानी में छड़का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, तो ये भी अपवर्तन का कारण है। अगला है जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी के तेल की परत का सूर्य की रोशनी में रंगीन दिखाई देना। तो ये नहीं है दोस्तों, ये काय का उदाहरण है, ये व्यतिकरण का है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, सी आंसर, ये जो है अपवर्तन का कारण नहीं है। और डी जो है पानी में पड़ा हुआ सिक्का तल से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन का कारण है। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, ये अपवर्तन का कारण नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया था, ऑप्शन है 28 मई 1974, 28 मई 1972, 18 मई 1974 या 18 मई 1972। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 मई 1974 को जो है किया गया था भारत में परमाणु परीक्षण। ठीक है, और इस परीक्षण को क्या नाम दिया गया था, इस परीक्षण को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, ये भी याद कर लीजिए, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इस पूरे जो है परीक्षण को नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा कब हुआ था, दूसरा जो है हुआ था 11 से 13 मई, 11 से 13 मई के बीच कब हुआ था, एंड 1998 में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, बताना है किस प्रक्रिया परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, विवर्तन पर या व्यतिकरण पर या ध्रुवण पर। तो इसका सही आंसर है किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये प्रक्रिया आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, बात कर लें यदि ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 के बीच में, 1500 से 1000 के बीच का क्या माना जाता है, ये माना जाता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल माना जाता है, ऋग्वैदिक काल। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 500, कहीं कभी 600 भी लिखा होता है, के बीच जो है माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 500 BC के बीच। इसके बाद आता है महाजनपद काल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस संघ में आता है। तो बताना है कि ऑक्टोपस जो है किस संघ में आता है। ऑप्शन है कॉर्डेटा संघ, कॉर्डेटा संघ, अर्थोपोडा संघ, मोलस्का संघ या एनिलिडा संघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोलस्का संघ। मोलस्का संघ में आता है, क्या आता है, ऑक्टोपस मोलस्का संघ में आता है। ठीक है, मोलस्का संघ में आता है। मोलस्का संघ क्या होता है, इन जीवों का शरीर जो है मुलायम होता है, मुलायम होने के कारण इनको मोलस्का संघ कहा जाता है। इस संघ के अधिकतम जीव क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, समुद्री होते हैं। और ऑक्टोपस के अलावा बात कर लें इसमें सीपिया यानी कटल फिश भी कहा जाता है, वो भी इसी संघ में आती है। हेलियोटिस और पायला यानी घोंगा। ठीक है, कटल फिश भी याद कर लीजिए, कटल फिश भी पूछ लिया जाता है, कटल फिश भी जो है मोलस्का में आती है। ठीक है, और पायला घोंगा भी जो है इसी में आते हैं। बात कर लें कॉर्डेटा संघ की। कॉर्डेटा संघ क्या है, ये काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में जो है कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, हाथी, घोड़ा, ये सब जो है कॉर्डेटा संघ में आते हैं। ठीक है, और इन्हीं संघ के जंतुओं को कहाँ बांटा गया है, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जो है इसी कॉर्डेटा संघ में, कॉर्डेटा संघ वालों को बांटा गया है। ठीक है, बात कर लें यदि अर्थोपोडा संघ की, बात करें अर्थोपोडा संघ की, तो अर्थोपोडा क्या है, अर्थोपोडा जो है ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है,
कौन सा, अर्थोपोडा संघ। ठीक है, ये प्राणी जो है जल, थल तथा वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अक्सर जो है कीट वर्ग भी शामिल हैं। ठीक है, कीट वर्ग जैसे कि कीट वर्ग शामिल हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच। ठीक है, ये सब काय में आते हैं, अर्थोपोडा संघ में। ठीक है, ये सब अर्थोपोडा संघ में आते हैं। झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, सब अर्थोपोडा संघ में आते हैं। सबसे बड़ा जीव जगत भी अर्थोपोडा संघ ही है। कॉकरोच वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो बताना है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1960, 1872 या 1972। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1960। 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, 19 सितंबर 1960 को जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ था, तीन जो पूर्वी नदियाँ थीं, ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास, रावी और सतलज, इनका नियंत्रण जो है किसे मिला था? इनका नियंत्रण मिला था भारत को। इन पर जो है किसका नियंत्रण है? भारत का नियंत्रण। और पश्चिमी तीन नदियों की बात कर लें, जो है सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है, तो इसका जो है एक झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान के हाथ में चला गया था। ठीक है, इस समझौते के आधार पर। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि ब्यास, रावी, सतलज जो है पाकिस्तान का नियंत्रण है, सॉरी भारत का नियंत्रण है, और सिंधु, चिनाब और झेलम इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। ठीक है, और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार क्या हुआ था? इसके अनुसार जो है सिंधु नदी का 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। ठीक है, 20% का, संपूर्ण जल के 20% का भारत उपयोग कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो बताना है डी.आर. गाडगिल इस मॉडल पर कौन सी परियोजना आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल। तो ये तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी प्रथम, तो ये तो है नहीं। दूसरे की बात करें तो दूसरी किस पर आधारित थी? दूसरी जो है पीसी महालेनोवस, पीसी महालेनोवस, तो ये दूसरी वाली हो जाएगी पीसी महालेनोवस पर। ठीक है, और चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ जो है डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, तीसरी वाली, यही आंसर हो जाएगा। डी.आर. गाडगिल जो है चौथी पर आधारित थी। ठीक है, सॉरी चौथी डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और बात कर लें सातवीं की, तो सातवीं जो है डब्ल्यू मिलर, क्या कहते हैं? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। प्रथम किस पर थी? हेरोड डोमर मॉडल पर, दूसरी थी पीसी महालेनोवस, तीसरी है डी.आर. गाडगिल पर, और सातवीं जो है, एक मिनट, चौथी जो है डी.आर. गाडगिल पर है, और सातवीं की बात करें तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं सारी की सारी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है, डिटेल से इनके बारे में जान लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में आती है, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आती है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51A। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 51। 51 में जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ जो है शांति सुरक्षा के संबंध बनाना, ये अनुच्छेद 51 में। ठीक है, और 51 का तो मौलिक कर्तव्य है, जानते हैं सभी लोग। और 50 की बात कर लें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथक्करण है। ठीक है, और 49 की बात कर लें तो 49 में क्या है? 49 में जो है विरासत स्थलों, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं को जो है उनका संरक्षण करना, ये दिया गया है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, 49 में यह विरासत स्थलों का संरक्षण है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा 51। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो 51 अनुच्छेद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बताना है कि कब आया था। ठीक है, ऑप्शन है अनुच्छेद 1972, 1986, 1927 या 1980। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये कब आया था? 1972। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972। 1972 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। और बात कर लें 1986, तो 1986 कैसे संबंधित है? ये 1986 में क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और बात करें यदि 1927 की, तो 1927 में क्या आया? भारतीय वन
अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1980 में भी जो है वन संरक्षण एक अधिनियम आया था, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। हमारा आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि वर्तमान में चल रही परीक्षा के आधार पर बनाए गए हैं और ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों इन सेट को जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।